नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल पिछले कुछ दशक से भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जुड़ाव को लेकर बहुत चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे एडम्स ब्रिज तो वहीं भारत में इसे राम सेतु कहकर भारत की मैथोलॉजी रामायण में वर्णित पुल से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखें। इसमें हम इस रहस्य के एक एक परत को जानेंगे कि लोग कहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं या भ्रमित किए जा रहे हैं, या फिर दुनिया का यह एक इकलौता अजूबा है। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि राम सेतु है क्या और ये शब्द आया कहाँ से है, इतना बवाला क्यों। तो दोस्तों, इस कहानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि भारत में जैसे ही विज्ञान की टेक्नोलॉजी आई, टीवी आते ही उसी विज्ञान के बारे में भले ही लोगों तक नहीं पहुंचाया गया कि ये विज्ञान क्या है और जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन रामायण महाभारत की कहानी घर घर में पहुंचा दी गई। शायद सरकार को और जो देश के बुद्धिजीवी हैं वो इस भ्रम में थे कि हमारे देशवासियों को वास्तव में चाहिए क्या, विज्ञान या ये रामायण और महाभारत। शायद वो इस भ्रम में थे कि लोगों को विज्ञान पढ़ के क्या होगा, उसके बारे में जानकर क्या होगा, रामायण और महाभारत जानना ज्यादा जरूरी है। फिर भी मैं एक सारांश आपको दे देता हूँ। दरअसल यह कहानी स्टार्ट होती है वाल्मीकि रामायण से, जो कि एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में नायक अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता से बदला लेने के लिए समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जिसे कि वर्तमान में इंडिया के तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र को बताया जाता है। और अपहरणकर्ता लंका में होता है, जिसे कि श्रीलंका बताया जा रहा है। कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग बात है कहानी के अनुसार। लेकिन जैसे वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, विशाल समुद्र को देखकर वो वहीं पे तट पे 3 दिनों तक समुद्र से विनती करते हैं कि उसे रास्ता दे दे ताकि वो लंका जा सके। लेकिन जब समुद्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो 3 दिन बाद वो धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि समुद्र डर जाता है और फिर उनके सामने प्रकट होता है और वो सलाह देता है कि आप मेरे ऊपर एक पुल बना लीजिए। ये मैं जो भाष्य आपको बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के प्रथम भाग के 20वें से 22वें सर्ग में मिल जाएगा। और ये मैंने हिंदी भाष्य से उठाया है चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा का, और ये काफी पुरानी किताब है, 1927। इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। अगर आप टाइप करें वाल्मीकि रामायण तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जितना पुराना भाष्य पढ़ें उतना ही अच्छा। और ये मैक्स मूलर का भाष्य नहीं है। तो इसी में 22वें सर्ग के अगर 71 श्लोक को आप देखें तो उसमें वाल्मीकि बताते हैं कि 5 दिन में ही 100 योजन का लंबा पुल बना डाला। और फिर इसी में 72 श्लोक में ये बोलते हैं कि जिसने ये सेतु बांधा वो कपिश्रेष्ठ नल था, यानी कि वो बानर था जिसका नाम नल था। फिर ये 75 श्लोक में बताते हैं कि यह 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल था। अब ये बड़ा हास्यप्रद सी बात आ जा रही है यहाँ पे, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल कैसे बन सकता है, जबकि वर्तमान में जो भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी है वो 48 किलोमीटर की है। ये जो सैंड बार्स आपको दिख रहे हैं ये तो महज 30 किलोमीटर की गैप है। अब जब वाल्मीकि जी ने लिख ही दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुल की लंबाई 1280 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई 128 किलोमीटर, क्योंकि एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पे लोग इसे 9.66 किलोमीटर भी मानते हैं, 6 माइल, और कहीं पे इसे 9 माइल भी कहते हैं, 14.48। इन दोनों के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा सा घट बढ़ भी सकता है, लेकिन आजकल जो प्रचलित है योजन का मतलब वो 12.8 किलोमीटर है, इसीलिए मैंने 12.8 किलोमीटर लिया है। अगर किसी को लगता है कि 6 माइल लेना है तो वो आप 9.6 किलोमीटर ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भी चौड़ाई जो होगी वो आपकी 96.6 किलोमीटर होगी। अब कोई मुझे ये बता दे कि एक ब्रिज की चौड़ाई 96.6 किलोमीटर कैसे हो सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई एक ब्रिज का निर्माण कर रहा हो और उसे 1280 किलोमीटर लंबा ब्रिज क्रिएट करना हो तो वो चौड़ाई कितना रखेगा ब्रिज की? आजकल लोग कितना रखते हैं? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, चलिए आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर। क्या आपने देखा है आधे किलोमीटर चौड़ा भी पुल या 1 किलोमीटर चौड़ा पुल? यहाँ पे तो बात हो रही है 128 किलोमीटर चौड़े पुल की। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये देखने में ही लगता है कि वाल्मीकि जी बिल्कुल कॉमिक्स स्टंट मार रहे हैं यहाँ पे। और पूरा ही आप वाक्य देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले 3-4 श्लोक दिखाए, उन सब से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक वानर, एक पल के लिए मान भी ले रामायण कोई काल था, तो रामायण काल में एक ब्रिज का निर्माण करता है और वो मानवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। उसके पास इतनी समझदारी होती है। और तो और भालू भी इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग डार्विन्स थियरी को गलत बताते हैं, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मानव के साथ बंदर और भालू कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या वो सूरज के ऊपर मुंह करके थूक रहे हैं क्या? खैर यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न खड़े होते हैं कि फिर
उनकी प्रजातियां कहाँ गायब हो गई? मानव की तो प्रजाति दिख रही है, बंदरों की भी प्रजाति दिख रही है, तो फिर उन बंदरों की प्रजाति कहाँ गायब हो गई जो मानव से कंधा मिलाकर काम करते थे और उनकी भाषा समझते थे और उनके अनुसार काम करते थे, और भालू भी उनका साथ देते थे। यहाँ तक कि गिद्ध की भी प्रजाति दिखाई गई है, जटायु की, वो भी मानवों की भाषा समझता था और लड़ाई करता है। तो ये सारी प्रजातियां कहाँ गायब हो गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर ये माइथोलॉजी है, तो हम लोग यहाँ पे समय नहीं गवाएंगे, आगे मुद्दे पर आते हैं। जब से इतिहास ज्ञात है, जो कि पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, जैसे सिंधु सभ्यता घाटी से लेकर बौद्धिक काल जो कि 11वीं सदी तक था, उसके बाद से विदेशी इन्वेडर्स सहित मुगल काल, फिर अंग्रेज काल, फिर देश भी आजाद हो गया, तब तक इस सेतु के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेगा मेरीन प्रोजेक्ट सेतु सुंदरम शिप चैनल प्रोजेक्ट SSCP, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि 300 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर गहरा, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो कि साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल से होते हुए भारत और श्रीलंका के बीच से यह 160 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हुआ, तब से यह सेतु चर्चा में आ गया। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी PM बने, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बाद में 2005 में मनमोहन सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया। इन सबके बीच में बवाला तब ज्यादा शुरू हो गया जब 2002 में नासा ने कुछ सैटेलाइट पिक्स जारी किए। दरअसल इस डायग्राम में आप देखिए, ये पल्क बे है, ये रामेश्वरम द्वीप है, और ये श्रीलंका का तलाई मन्नार है, और ये जो डॉटेड सैंडबार्स दिख रहे हैं, इन्हीं के कुछ सैटेलाइट पिक्स नासा ने जारी किए। उसके बाद कुछ धार्मिक गिरोहों ने उन्हीं पिक्स को लेकर तरह तरह की फर्जी कथा कहानियां से जोड़कर और इसे 17.5 लाख पुराना बताकर विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित कर दिया। फिर इस कहानी को रामायण से जोड़ दिया गया कि रामायण में जो कहानी वर्णित है वही वो ब्रिज है। फिर यह खबर सारे न्यूज मीडिया में, तरह तरह के चैनल्स पे और सोशल मीडिया में, आजकल यूट्यूब पे अभी भी ये चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक यूनिवर्सिटी पे भी ये पूरी तरह से छाए हुए हैं। लोग अभी भी सोच रहे हैं ये राम सेतु ही है, और इस तरह करके इसे प्रचारित किया जा रहा है कि नासा ने ये कहा, नासा ने वो कहा। जब यह मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया कि क्या नासा ने ऐसा ही कहा है, तब नासा के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे मार्क हेस, तो उन्होंने इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑर्बिट से दूरस्थ संवेदी तस्वीरें या चित्र द्वीपों के श्रृंखला की उत्पत्ति या उसके उम्र के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान नहीं कर सकती है, और यह भी निर्धारित नहीं कर सकती है कि मानव इसके निर्माण में शामिल थे। इसमें उन्होंने आगे यह भी कहा कि नासा सालों से इस सैंडबार की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में उनके तरफ से कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं हुई है, और जो तरह तरह की वेबसाइटें तस्वीर पेश कर रही हैं, वो तस्वीर उनकी हो सकती है, लेकिन वो जो व्याख्यान दे रहे हैं वो हमारी नहीं है। दरअसल इस पे R रामाचंद्रन ने एक बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, मिथ वर्सेस साइंस, और ये छपा है वॉल्यूम 24 इशू 19 सितंबर 22 अक्टूबर 5 2007 में इंडियन नेशनल मैगजीन में। द हिंदू का तो आपने नाम सुना ही होगा, फ्रंट लाइन में। इस पे आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग होती है ये इस मैगजीन की ऑफिशियल रिपोर्टिंग होती है, और इसमें पूरे ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार डेटा दिए जाते हैं। इसके बाद और भी कई सारे मीडिया हाउस ने नासा से संपर्क किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफवाह इसके बारे में फैलाई जाने लगी कि नासा ने ये कहा है, नासा ने वो कहा है। उसमें लाइफ मिंट के संपादक मिंट ने भी मेल के थ्रू नासा से कांटेक्ट किया, जिसमें पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर माइकल ब्राउक्स ने उनको मेल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, जाहिर तौर पे एडम्स ब्रिज की तस्वीर के बारे में जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया, जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष से ली गई थी, की गलत व्याख्या की गई थी। नासा का कोई भी आधिकारिक बयान एडम ब्रिज पे नहीं है, नहीं दिया गया है, और न ही किसी तरह के आधिकारिक बयान की स्थिति में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नासा ने पूरी तरह से डिनाइड कर दिया कि उसके नाम पे ये जो कार्बन डेटिंग और ये जो बताया जा रहा है कि यह मानव निर्मित पुल है, यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन नासा ने 2002 में ही यह चित्रें जारी की थी, जिसके बाद से यह बवाला मचा था। तो उस समय जो तत्कालीन यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस उमा भारती थी, उन्होंने GSI के अध्ययन के लिए एक पेलियोग्राफी की स्थापना की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की संस्था है, इन दोनों ने मिलकर इसका विस्तृत अध्ययन किया और फिर एक रिपोर्ट पेश की, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने 6 तरह के सबूत पेश किए। पहला था टोही सर्वेक्षण, जैसे कि मिलिट्री सर्वेक्षण होता है, पूरे जगह की तलाशी ली जाती है, जांच पड़ताल होती है। फिर दूसरा था ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस धनुष कोड़ी वन भूमि की
ड्रिलिंग रिपोर्ट। धनुषकोडी जो कि रामेश्वरम द्वीप का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे ड्रिलिंग की गई और उसके चट्टानों की रिपोर्टिंग की गई कि ये कितनी पुरानी है और कैसे बनी है। फिर तटीय मापों की गहराई मापी गई और फिर सोनर इमेज के थ्रू इन पूरे सैंपल्स को स्कैन किया गया। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर के द्वीपों में से एक ड्रिलिंग की गई जो कि धनुषकोडी टिप यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थी, यानी कि यहाँ बीच में। फिर इन सब का रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग और ये जितने भी नमूने थे उनकी थर्मो ल्यूमिनेंस डेटिंग भी की गई। फिर इन सारे तथ्यों के आधार पे GSI ने अपना कंक्लूजन पेश किया। वह कंक्लूजन कुछ इस तरह से था कि जो धनुषकोडी टिप है और जो एडम्स ब्रिज जिसे कहा जा रहा है, ये इसमें किसी भी तरह के कोई मानव संरचनाओं के सबूत या संकेत नहीं मिले हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट है GSI की। और ये जो चट्टानें दिख रही हैं वो कोरल से बनी हैं। दरअसल कोरल और स्पंज दो ऐसे जानवर होते हैं जो बिल्कुल प्लांट्स की तरह होते हैं। वो हिलते दुलते नहीं, एक ही जगह पे स्थित होते हैं और एक के ऊपर एक विकसित होते चले जाते हैं। और यही कोरल कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 1.25 लाख पुरानी है, जिसे कि फर्जी न्यूज वाले 17.5 लाख बताकर और फिर रामायण को भी 17.5 लाख पुराना बता दिए थे। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि जो 17.5 लाख पुराना बताया जा रहा है रामायण, वो पूरी तरह से गलत है, बल्कि रामेश्वरम की उत्पत्ति ही हुई है 1.25 लाख साल पहले। फिर जो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा पॉलियोग्राफिक स्टडी के लिए जो सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था, पॉलियोग्राफिक का मतलब होता है एंशिएंट और हिस्टोरिकल स्टडी। तो इस स्टडी से यह पता लगा समुद्र का जो स्तर है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है और लगभग 6000 से 7000 साल पहले समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से 17 मीटर नीचे था, जिससे कि ये जो जुड़ाव आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा प्रदर्शित हुए होंगे। फिर 10,000 साल पहले चले जाएं तो उस समय 60 मीटर नीचे था जल स्तर, और उससे भी पहले चले जाएं यानी कि 20,260 साल पहले, तो उस समय जितने भी माउंटेन्स थे उन पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर थे, हिमखंड थे, और इस कारण जो समुद्र का स्तर था वो 118 मीटर तक नीचे था। यानी कि ये जो रामेश्वरम आप दिख रहे हैं और ये जो श्रीलंका का तलाईमन्नार दिख रहे हैं, इनके बीच में जो जुड़ाव है वो 18,000 साल से 7,000 साल के बीच में दिखाई दिया होगा। तो इससे ASI ने यह कंक्लूजन निकाला कि 18,000 साल से लेकर 7,000 साल पहले के बीच में यह जो जुड़ाव है रामेश्वरम से लेकर तलाईमन्नार के बीच में यह दिखाई दिया होगा। और फिर जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते गए, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये डूबते चला गया। फिर जो इसरो की सैक एजेंसी थी उसने कई सारे सैटेलाइट पिक्स लिए, जिसमें उसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा 2003 में उपयोग किया। फिर 18 अप्रैल 2002 में सैटेलाइट P4 से पिक ली। फिर 6 में 21 मार्च 2000 के IRS-1D के LISS थर्ड कैमरा डेटा का उपयोग करते हुए जो सैटेलाइट पिक्स ली गई थी, उनके माध्यम से जो कंक्लूजन दिया वो कुछ इस तरह से था कि एडम ब्रिज मानव निर्मित नहीं है, बल्कि यह 103 स्मॉल पैच रिफ का कॉम्बिनेशन है। और फिर उसने कंक्लूड किया कि भारत और श्रीलंका पहले जुड़े हुए थे, जो कि समय के अनुसार बदलते चले गए। फिर इस पे कई सारी याचिकाएं अदालत में गई, ये रिपोर्ट्स भी अदालत में गई। जब जिसकी सरकार आती है वो इसे सपोर्ट करती है, फिर हटाती है, और यही सारी चीजें चलते रहती हैं। लेकिन इस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारत और श्रीलंका पहले भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। बस जल स्तर के ऊंचा उठने के कारण वो चीजें ढक गई हैं। और यह मानव निर्मित पुल नहीं है। इसकी अगर आप पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मिथ एंड साइंस बाय R रामाचंद्रम की रिपोर्ट देख लीजिए, जो कि मैंने आपको हवाला दिया है। उसमें पूरी डिटेल्स भी दी गई है कि कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है, एक एक प्रोसेस कैसे हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में यह एक इकलौता केस है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप जापान को ही देख लीजिए, कहा जाता है कि वो सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जल स्तर बढ़ने के कारण वो अलग अलग प्रतीत होते हैं। इसी तरह से फिलीपींस में भी है और भी तमाम उदाहरण है। जैसे हवाई द्वीपों में जो आइलैंड है, सेंट हेलेना में भी आप देख सकते हैं। कैरेबियन देशों में इस तरह के पूरे द्वीपों की एक श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर भी कोरल रिफ्स पाए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ASI ने रिपोर्ट दिया, GSI ने रिपोर्ट दिया, सैक ने रिपोर्ट दिया और जो नासा ने रिपोर्ट दिया, इन सबको मिलाकर यह पता चलता है कि जिस भारत और श्रीलंका के बीच के जुड़ाव को राम सेतु बताया जा रहा है या एडम्स ब्रिज बताया जा रहा है, वह मानव निर्मित नहीं है। और जो इसे बताया जा रहा है कि ये 17.5 लाख पुराना है, जिस कारण से रामायण को भी बताया
बताया जा रहा है कि वो भी 17.5 लाख पुराना है, वो भी पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ, क्योंकि नासा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जबकि नासा के नाम पर यह चीज प्रचारित की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गपोड़पंथी है। और नासा ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई भी वहां पे ग्राउंड लेवल पे जांच नहीं की है, बल्कि सिर्फ उन्होंने चित्र जारी किए थे। जबकि भारत की एजेंसियों ने जो रिपोर्ट जारी की है, उससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि यह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि 1.25 लाख पुराने कोरल्स का ये ढेर है, जिसके कारण से इसके बीच में ये सीबेड्स जनरेट हुए हैं और ये जुड़ाव हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके, जिसे यह राम सेतु बता रहे हैं या एडम ब्रिज बता रहे हैं, वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि वो नेचुरल है। और ऐसा दुनिया के बहुत सारी जगहों पे इस तरह के जुड़ाव पाए जाते हैं। यह कोई भी अजूबा जैसी बात नहीं है और न ही इसका रामायण से कुछ लेना देना है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।